नमस्कार। डीडी बिहार के कार्यक्रम सरोकार में आपका स्वागत है। जाड़े का मौसम आमतौर पर खिलखिलाते फूलों का मौसम होता है, गुनगुनाते धूप का मौसम होता है, लेकिन इतनी खूबसूरत मौसम में अगर हम सेहत का ख्याल न रखें तो कई बीमारियां हमें अपने चपेट में ले लेती हैं। ऐसे में आज का हमारा जो विषय है वो इसी से जुड़ा हुआ है। आज का हमारा विषय है जाड़े के मौसम में बुजुर्ग और बच्चों की देखभाल, और इसके लिए हमने स्टूडियो में 3 खास अतिथियों को आमंत्रित किया है, 3 विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है। सबसे पहले हम इनका परिचय आपसे करवा देते हैं। मेरे ठीक बगल में मौजूद हैं डॉक्टर मधु सिन्हा जी। डॉक्टर मधु सिन्हा जी शिशु रोग विशेषज्ञ हैं पटना में। मधु सिन्हा जी, बहुत स्वागत है आपका। और उनके ठीक दाहिनी ओर मौजूद है डॉक्टर तनवीर अख्तर अंसारी जी। तनवीर अख्तर अंसारी जी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हैं सदर ब्लॉक अस्पताल सारण में। और उनके बगल में मौजूद हैं रोहित कुमार जी। रोहित कुमार जी समाज सेवी हैं और बी4 नेशन ट्रस्ट से जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत सरोकार में। थैंक यू। मधु सिन्हा जी, जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि भाई जाड़े में सेहत का ख्याल बहुत ज़रूरी हो जाता है। वैसे तो ये मौसम बड़ा खूबसूरत मौसम होता है, लेकिन सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी हो जाता है। जो बड़े हैं उन्हें तो एहसास हो जाता है कि भाई कैसे हमें अभी स्वेटर पहनना है, अभी हमें हीटर में जाना है, या कैसे हमें ख्याल रखना है। लेकिन जो बच्चे हैं, ख़ासतौर पर जो नवजात शिशु हैं, वो अपना ख्याल कैसे रखें, या फिर नवजात शिशुओं का ख्याल कैसे रखा जाए? क्या उन्हें कंबल में उड़ा के रखने की ज़रूरत है, या फिर ब्लोअर हीटर में कैसे उनका ख्याल रखना बेहतर होता है सेहत के दृष्टिकोण से? थोड़ा विस्तार में हमारे दर्शकों को बताएं। विवेक जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो नवजात शिशु हैं हमारे ऊपर निर्भर होते हैं, तो उनका जो देखभाल है, उनके जो कपड़े हैं, उनका चयन हम बड़े ही करते हैं। तो सबसे ज़रूरी है वो जो नवजात शिशु होते हैं उनके शरीर में वसा बहुत कम होता है, और उनके अंदर अपने बॉडी के हीट को रेगुलेट करने की क्षमता बहुत कम होती है, तो वो आसानी से उन्हें ठंड लग जा सकती है। तो ऐसे में हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन्हें ठंड लगने से बचाएं। तो सबसे पहले ज़रूरी है उनके वस्त्रों का चयन। तो उन्हें डिफरेंट लेयर्स में कपड़े पहनाने होते हैं। बड़े जितने पहनते हैं उनसे बच्चों को ज़्यादा पहनाना होता है, ख़ासतौर से जो नवजात शिशु हैं। तो उनका रूल ऑफ थंब है कि बड़े लोग जितने कपड़े पहनेंगे उससे 1 लेयर आपको नवजात शिशु को ज़्यादा देना है। ख़ास बात है कि उन्हें सूती का वस्त्र भी पहनाने हैं, ऊनी भी पहनाने हैं, लेकिन अंदर में कभी भी लोग समझते हैं कि अगर हम ऊनी वस्त्र अंदर डालेंगे तो नवजात शिशु ज़्यादा गर्म रहेगा, जबकि असलियत ये है कि अगर आप अंदर ऊनी वस्त्र पहनाते हैं तो उससे एलर्जी होने की संभावना बहुत होती है। तो सबसे अंदर एक ऊनी सूती का वस्त्र का लेयर दें, उसके ऊपर से आप और जो लेयर्स देते हैं उसमें ऊनी वस्त्र लें, और भी जो वस्त्र है उसका चयन करें, लेकिन अंदर सूती वस्त्र का होना बहुत ज़रूरी है। ख़ासतौर से टोपी, मोजा, दस्ताना ये सब पहनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें सर और पैर से सबसे ज़्यादा ठंड लगती है, तो इनका चयन भी बहुत ज़रूरी है। एक बहुत ज़रूरी बात हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो पेरेंट्स होते हैं या जो केयर गिवर्स होते हैं वो समझते हैं कि अगर हम बच्चे को बहुत ज़्यादा कपड़ा पहना देंगे तो वो बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा, लेकिन इससे क्या होता है कि कभी कभी उनकी ओवर हीटिंग हो जाती है, तो बच्चे बेचैनी महसूस करते हैं, उन्हें पसीना चलने लगता है, रोते हैं बच्चे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम उन्हें उतने ही वस्त्र पहनाएं जिससे कि वो कंफर्टेबल भी हो और उतने ही वस्त्र पहनाएं जितने के कंफर्टेबल हो। लेकिन मधु जी, एक आम तौर पे अभी जो ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बहुत सारे आ गए हैं, तो हीटर, ब्लोअर जैसे घर में चलते हैं ये, तो क्या बच्चों के लिए कितना सुरक्षित है हीटर या ब्लोअर, या फिर ऊनी कपड़े और सूती कपड़े जिसकी आपने बात की वो ज़्यादा बेहतर होते हैं? अगर वस्त्रों से उनका बचाव हम कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और जहाँ तक हो सके ब्लोअर का या हीटर का प्रयोग हम लोग कम से कम करें। लेकिन अगर मौसम बहुत ठंडा है, तापमान बाहर का तापमान बहुत कम है और ये आवश्यक है कि हम बच्चों के लिए हीटर या ब्लोअर का यूज़ करें, तो कुछ सावधानियां बरतनी होगी हमें। जैसे कि अगर हम हीटर या ब्लोअर का यूज़ कर रहे हैं तो उसे बीच बीच में बंद कर दें, तापमान बहुत अधिक ऊंचा ना कर दें, उसे सामान्य तापमान पे रखें। और अगर साधारण ब्लोअर आप यूज़ करें तो आप देखेंगे कि कमरे का तापमान बढ़ता है तो कमरा बहुत ड्राई हो जाता है, इससे बच्चे को परेशानी हो सकती है, उसका स्किन ड्राई हो सकता है। तो उसके लिए बहुत आसान नुस्खा है कि जहाँ आप ब्लोअर चला रहे हैं उसके पास में किसी कटोरी या किसी बर्तन में पानी को रख दें, तो कमरे की जो नमी है वो बनी रहती है। चलिए, तो ब्लोअर
अगर बहुत ज़रूरत हो, काफ़ी ज़रूरी हो, तभी आप ब्लोअर का प्रयोग करें, तभी आप हीटर का प्रयोग करें। अन्यथा जो सूती कपड़े हैं और गर्म कपड़े हैं, दोनों का प्रयोग नवजात जो शिशु हैं उन्हें ठंड से बचाने के लिए आप कर सकते हैं। डॉक्टर तनवीर से हम जानते हैं। डॉक्टर तनवीर, अभी तो बच्चों की चर्चा हुई, अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो एक खास तौर पे जब हम देखते हैं कि जब जाड़े का मौसम होता है तो फ्लू की चपेट में काफ़ी लोग आ जाते हैं, तो बुजुर्गों की तादाद ज़्यादा होती है जो फ्लू की चपेट में आते हैं। तो फ्लू के लक्षण क्या हैं और इन्हें कैसे इनसे बचा जाए? विवेक जी, जैसा कि आपने कहा कि फ्लू और बुजुर्गों की जो तबीयत खराब होती है ठंडे में, तो जाड़े में आमतौर पर देखा गया है कि बुजुर्गों को बहुत सारी परेशानी होती है, तबीयत खराब होती है, जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार, अपर ट्रैक इन्फेक्शन, छाती में इन्फेक्शन जैसे कि निमोनिया, फ्लू इत्यादि के होने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है। बुजुर्गों में इसलिए बढ़ा रहता है कि उनकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है। जैसे कि बुजुर्ग जो होते हैं, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं या पेशेंट्स होते हैं, उनमें आमतौर में देखा गया है कि उनकी इम्यूनिटी जो है वो डिक्रीज़ करती है। जैसे कि उनके एज में बहुत सारी बीमारियां जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कैंसर, सीओपीडी या अस्थमा के बहुत सारे पेशेंट मौजूद होते हैं। तो इस अवस्था में हम लोगों को जो है फ्लू, तो इससे बचने के लिए हम लोगों को फ्लू का इंजेक्शन लगाते हैं। तो फ्लू का जो इंजेक्शन है वो दो, बच्चों में एक अलग डोज़ है और एडल्ट में एक अलग डोज़ है। तो बच्चों में हमेशा हम लोग 2 शॉट लगाते हैं। जब बच्चे 6 मंथ के हो जाते हैं तो उनको फर्स्ट डोज़ लगाते हैं, उसके 1 महीने के बाद सेकंड डोज़ लगाते हैं। लेकिन अगर वो एज मोर देन 10 ईयर है तो साल में एक बार हम लोग फ्लू का इंजेक्शन लगाना चाहिए। फ्लू का जो इंजेक्शन है वो हम लोग साल में कभी भी लगा सकते हैं, बट एक्चुअली देखा गया है कि जाड़ों के मौसम में फ्लू का इन्फेक्शन रेट जो है वो बढ़ जाता है। इस कारण जो उसका जो टाइमिंग है वो अकॉर्डिंगली पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। बट ओल्ड पेशेंट में हम लोग अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच में एक सिंगल शॉट हर साल हम लोग फ्लू का एक इंजेक्शन लगाते हैं। वो जो रूट है उसका इंट्रामस्कुलर हम लोग देते हैं, फ्लू का एक इंजेक्शन देते हैं। और हर साल एक बार हम लोगों को फ्लू का इंजेक्शन लेना चाहिए, जिस कारण हम लोगों को आने वाले सर्दी, खांसी या रेस्पिरेटरी ट्रैक जो इन्फेक्शन है वो थोड़ा सबसाइड हो जाता है। चलिए, तो फ्लू से सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आप बुज़ुर्ग हैं तो आपको विशेष तौर पे सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप इंजेक्शन भी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फ्लू की समस्या ना हो तो उससे पहले आप एहतियात बरत सकते हैं, इंजेक्शन ले सकते हैं। रोहित जी से जानते हैं। रोहित जी, हम चर्चा कर रहे हैं आज बुज़ुर्गों के ऊपर और बच्चों की जो है वो किस तरह से रक्षा की जाए, जाड़े के मौसम में कैसे देखभाल की जाए उनकी। तो आप लगातार स्वयंसेवी संस्था से जुड़े हैं, लगातार काम भी करते हैं। तो अगर हम बात करें कि बुजुर्गों की देखभाल के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका कितनी अहम हो जाती है, अगर जाड़े के मौसम की बात करें, ठंड की बात करें तो? देखिए, स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका बहुत अहम है, क्योंकि सरकार की जो भी योजना है, परियोजना है, उनको अगर सही मायने में सही लोग तक पहुंचाने की अगर ज़रूरत पड़ती है या उनकी जो प्रयास होती है, उसमें स्वयंसेवी लोगों की बहुत अहम भूमिका होती है। वो घर घर जाकर और ऐसे जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक जाकर के ये मदद पहुंचाने का काम करती है। दूसरी बात ये है कि इस तरह की मौसम में चाहे वो गर्मी हो या जाड़ा हो, बात तो अभी जाड़ों की करेंगे, हमारा कभी भी जो टारगेट एरिया होता है वो ऐसे लोग होते हैं जो अशिक्षित हैं, जो सुविधा विहीन है। तो उनके लिए स्पेशली काम करना, उनके लिए केयर करना, जो अशिक्षित है, जिनकी किसी तरह का समझ नहीं है, जिनके पास कोई तरह का सुविधा नहीं है, ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। तो इसमें जो भी सोशल वर्कर हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सरकार की कोई भी परियोजना को उन तक तो पहुंचाती है। साथ में जितने भी समाज के जो ऐसे लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, उनकी मदद से भी इनको राहत देने का काम करती है, इनको जागरूक करने का काम करती है और तरह तरह की मदद। चलिए, तो स्वयंसेवी संस्था की जो भूमिका है वो भी जाड़े के मौसम में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। जो लोग बाहर रहते हैं, जिनके ऊपर छत नहीं है, उन लोगों की देखभाल की जिम्मेदारी सरकार की होती है और सरकार के साथ मिलकर स्वयंसेवी संस्थाएं काम करती हैं। बात बच्चों की अगर हम करें, बच्चों की बात हो रही थी, डॉक्टर मधु मौजूद हैं यहाँ पर, तो बच्चों की बात कर लेते हैं। तो बच्चों में टीकाकरण काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और समय समय पर बच्चों को एक अवधि होती है, इसमें टीका लगाए जाते हैं। मैम, अगर हम टीकाकरण की बात करें तो जाड़े में बच्चों को टीका लगाना कितना सुरक्षित होता है? कई बार ये कहते हैं भाई, माँ ये कहती है, गार्जियंस ये कहते हैं कि भाई जाड़े का मौसम है, ठंड का मौसम है, बच्चों को बुखार हो जाएगा, फीवर या अन्य बीमारियाँ हो जाएंगी। तो क्या ये कितना सही होता है टीका लगाना जाड़े के मौसम में? देखिए, जाड़े का जो मौसम है वो बाकी मौसम से अलग नहीं है कि जाड़े में अगर टीका लगा देंगे तो उसे बुखार हो जाएगा या अलग परेशानी हो जाएगी।
जो बच्चे का नियमित टीकाकरण चल रहा है, अगर वो जाड़े में हो या किसी मौसम में, तो उसे लगाना आवश्यक है। इसे परहेज नहीं करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि जाड़े के मौसम में अगर टीका लगा रहे हैं तो बच्चे को कुछ अलग परेशानी हो जाएगी। ये अलग बात है कि अगर उनका कुछ जैसे हम लोग बोलते हैं कि कुछ डोज मिस हो गया है तो उसे लगा देना है। या बच्चे ने पहले अगर टीका नहीं लिया, जैसे डॉक्टर तनवीर ने कहा कि हम लोग फ्लू का शॉट लगाते हैं, अगर बच्चे को पहले नहीं लगा है टीका तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उस समय लगा दें। या और है निमोनिया का टीका है, इस समय निमोनिया की बीमारी काफ़ी देखी जाती है जाड़े के मौसम में, तो निमोनिया का टीका है। रोटा वायरस डायरिया, क्योंकि कोल्ड डायरिया काफ़ी कॉमन होता है इस समय, तो वो है। अगर बच्चे को पहले नहीं लगा है तो उसे लगा देना है, लेकिन अगर उसके नियमित टीकाकरण में ये आ रहा है तो उसे लगाना आवश्यक है, उसे परहेज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। चलिए, तो ये एक भ्रांति है कि जाड़े के मौसम में बच्चों में टीका न लगवाएं। ऐसी भ्रांतियों से बचने की ज़रूरत है। अगर आपके बच्चों को टीका लगवाना है, आपका समय आ गया है बच्चों को टीका लगाने का, तो टीका ज़रूर लगाएं। ये कई बीमारियों से आपकी रक्षा करता है, एक बेहतर सुरक्षा कवच होता है। डॉक्टर तनवीर, ये जानेंगे कि बुजुर्गों की जीवन शैली जो है वो जाड़े में आखिर किस तरह से होनी चाहिए। खासतौर पे जैसे बुजुर्ग जो हैं वो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, व्यायाम करते हैं, तो क्या व्यायाम उन्हें नियमित जाड़े के मौसम में जारी रखना चाहिए, बाहर में वो व्यायाम करते हों तो? और उनकी दिनचर्या जो है वो किस तरह की होनी चाहिए कि उन्हें बीमारियां अपने आगोश में न ले सके? देखिए, एक्चुअली जो व्यायाम की जहाँ तक बात कर रहे हैं, हम लोगों को तो एक्सरसाइज करना चाहिए, बट ठंडों के मौसम में खुला जगह पे, खुले मैदान में थोड़ा सा हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। जो व्यायाम है, एक्सरसाइज है, योगा हम लोगों को मॉर्निंग में करना चाहिए। वो कोशिश ये करना चाहिए कि हम लोग जो एक्सरसाइज कर रहे हैं इंडोर करें, जैसे कि घर में ही ट्रेडमिल लें, हल्का से योगा करें। हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो हम लोगों को योगा करना चाहिए। उसके साथ साथ दिनचर्या की जो आप बात कर रहे हैं, ठंडे में अक्सर देखा गया है कि हम लोगों की जो एक्टिविटीज़ होती है वो एक्टिविटीज़ डिक्रीज़ कर जाती है। जो मूवमेंट होता है, आमतौर पे देखा गया है कि उसमें जो स्लीप टाइमिंग है, विंटर के सीज़न में स्लीप टाइमिंग बढ़ जाता है और हम लोग सोकर जो उठते हैं वो लेट उठते हैं। तो इस कारण हम लोगों को जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है वो ज़रूरी है। हम लोगों को रात में जल्दी सो जाना चाहिए, 9-10 बजे तक सो जाना चाहिए। मॉर्निंग में 5 o'clock या 6 o'clock हम लोगों को उठना चाहिए। चलिए, तो अहले सुबह उठने की ज़रूरत है बुजुर्गों को। लेकिन अगर आहार की बात करें हम कि भाई किस तरह के आहार, किस तरह के पोषक तत्व लेने की ज़रूरत है उन्हें, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं डॉक्टर। देखिए, ठंडों में जहाँ तक बात है कि खान पीन की जो है, वहाँ पे हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों से इम्यूनिटी को हम लोग बूस्टअप करते हैं। जैसे कि ठंड में अक्सर देखा गया है कि हम लोगों को घी का सेवन लेना है, दूध का सेवन लेना है, पनीर का सेवन लेना है। हम लोग विटामिन डी की कमी होती है, जिस कारण अगर हम लोग नेचर के मॉर्निंग में अगर उठते हैं तो हम लोग सन बाथ लेते हैं। अर्ली मॉर्निंग हम लोग 10 to 15 मिनट सन बाथ लेंगे, जिससे कि हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी जो कम हो जाती है उसकी मात्रा प्राप्त हो सके। उसके साथ साथ खाने पीने में ग्रीन वेजिटेबल का हम लोग प्रयोग करेंगे। क्या बुजुर्गों को एहतियात बरतने की भी ज़रूरत है भोजन की बात अगर हम करें तो? जी हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली हम लोग देखा ये गया है कि जब टाइम कम होता है तो हम लोगों को भूख ज़्यादा लगता है। उस कारण जो थोड़ा सा फास्ट, जैसे कि हम लोग फास्टिंग की बात करते हैं तो वीक में या 10 दिन में हम लोगों को एक बार फास्ट रखना चाहिए। और रात में 8 बजे तक हम लोगों को डिनर करके सुबह तक कम से कम 8 से 10 घंटा हम लोग अर्ली मॉर्निंग मतलब 8 बजे तक हम लोग सुबह का ब्रेकफास्ट करें। उससे क्या होता है कि डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी। पेट जब साफ़ रहेगा, शरीर जब अंदर से साफ़ रहेगा तो बाहर से आने वाली बैक्टीरिया और वायरस वो कम अटैक करते हैं। चलिए, तो शरीर अगर साफ रहेगा, शरीर अगर मजबूत रहेगा तो जो बैक्टीरिया और वायरस का आक्रमण होगा वो काफ़ी कम होगा और आप स्वस्थ रह सकेंगे, ये कहना है डॉक्टर तनवीर का। हम ये भी जानेंगे कि जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनकी किस तरह की भूमिका होती है अलाव को लेकर, या फिर जो लोग जिनके ऊपर छत नहीं है वो हम जानते हैं। अगर रोहित जी हम बात करें कि वैसे काफ़ी लोग हैं शहरों में, ख़ास तौर पर बात करें तो जो फुटपाथ पर रहते हैं उनके लिए किस तरह से रैन बसेरा की आवश्यकता होती है कि भाई एक रैन बसेरा बनाया जाता है, उसमें स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी किस तरह से होती है, ठंड के मौसम में अलाव जलाने को लेकर किस तरह से भागीदारी होती है और इससे कितना बचाव होता है वैसे लोग को जो जिनके ऊपर छत नहीं है, जो किसी घर में नहीं रहते, जो हम फुटपाथ पर रहते हैं। जी, ये बहुत ही मतलब दर्दनाक दृष्टि है देखने के लिए। ये बहुत ख़राब लगता है कि जो इनके ऊपर छत नहीं है, वो आप पटना के गांधी मैदान इलाकों में ऐसे कहीं खुले जगह पे आप इनको देखेंगे, बुजुर्गों को जो ठंड से ठिठुरते हैं, वैसे लोगों को हम लोग उनको रैन बसेरा की तरफ ले जाते हैं। अगर प्रॉपर शेल्टर नहीं है तो उनको मुहैया कराते हैं। कंबल वितरण
कपड़े का वितरण, खाना खाए या नहीं खाए, तो ये सब हम लोग सरकार की मदद से और लोगों की मदद से इनको पहुंचाते हैं, जिसमें कि पूरे समाज के जो स्वयंसेवी है उन्हें ये लगना पड़ता है, तभी ये जाकर मुकम्मल होता है। और रैन बसेरा, सरकार की किस तरह की योजनाएं होती हैं रैन बसेरा को लेकर? खासतौर रैन बसेरा को लेकर सरकार बहुत जागरूक है और बहुत ही बड़े लेवल पर वो काम कर रही है, जगह जगह पर ये रैन बसेरा लगा रही है। इनसे उनको इतनी राहत मिल रही है कि जैसे कि संजीवनी बूटी का काम कर रहा है, क्योंकि डायरेक्ट जो उनको शीत पड़ रहा है शरीर पे, उससे उनको बहुत नुकसान होता है। कई कई रात में जीवित भी नहीं रह पाते हैं, सुबह वो मरे हुए हालत में पाए जाते हैं। तो वैसे में ये बहुत राहत का काम देता है। एक प्रॉपर गैदरिंग हो जाती है उन लोगों की, जिससे कि थोड़ा गर्माहट भी बढ़ जाता है और जितने भी सोशल वर्कर है वो उसी स्पॉट पर जाकर मिल जाते हैं। तो वो अपने तरफ से जो भी हो, चाय का व्यवस्था हो, कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो, कंबल हो, वितरण हो, वो स्पॉट पे जाकर अलाव का जो प्रबंधन होता है खासतौर पर रैन बसेरा के बारे में आपने बताया कि सरकार जागरूक है और जगह जगह सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा जगह जगह रैन बसेरा बनाए गए हैं। अलाव की अगर हम बात करें तो अलाव को किस तरह से जाड़ा जब बढ़ता है तो कैसे अलाव की भूमिका होती है और कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? देखिए, बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि जो आमतौर पर जो बड़े घर के लोग हैं या जो उनके पास इस तरह की सुविधा है कि वो अपने आप को हीट कर सकते हैं, वार्म कर सकते हैं, लेकिन इनके पास तो कोई ऐसा चीज़ नहीं है। तो हमारे जो भी राज्य सरकार है वो इसको लेकर के बहुत चिंतित है और जगह जगह पे इसकी व्यवस्था कराते हैं। स्वयंसेवी संस्थान भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और प्रॉपर मैनेजमेंट के तहत इसकी जो है मैनेजमेंट देखती है, ताकि कोई तरह का हादसा भी ना हो और इनको जो है इस तरह का जो है व्यवस्था मिल सके, ताकि ये भी अपने सर्दियों में गर्माहट को महसूस कर सकें। चलिए, तो सरकार जो है वो पूरा प्रबंधन करती है कि वैसे लोगों के लिए भी, जो लोग जिनके ऊपर छत नहीं है, जो खुले आसमान के नीचे रहते हैं, उनके लिए भी जाड़े में उनका जो अधिकार है, मानवाधिकार है, उसके तहत सरकार व्यवस्था करती है रैन बसेरों की और अलाव की, कि आप सुरक्षित रह सकें। और इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, स्वयंसेवी संस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर मैं मधु आपसे फिर से जानना चाहेंगे कि बात यहाँ पर हुई भाई कि बुज़ुर्गों की बात हो रही थी और बुज़ुर्गों की डाइट की बात हो रही थी कि बुज़ुर्गों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, दिनचर्या किस तरह से होनी चाहिए। बच्चों की अगर हम बात करें, चूँकि बुज़ुर्ग तो अपनी दिनचर्या खुद नियमित भी कर सकते हैं, संयमित भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों की दिनचर्या तो बच्चों के मन पर निर्भर करता है, ये कहते हैं। तो बच्चों की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, खासतौर पे बच्चों का आहार किस तरह से होना चाहिए, एक माँ किस तरह से नवजात शिशु को किस तरह का आहार दे और बच्चों के आहार में जाड़े में क्या परिवर्तन करना चाहिए? देखिए, जो नवजात शिशु हैं उनके लिए तो ये गोल्डन रूल है, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि माँ का दूध और माँ का दूध, उसके ऊपर कुछ नहीं है। अगर माँ को कोई मजबूरी है, कोई बीमारी है, तभी हम लोग कोई और ऑप्शन देखते हैं, अदरवाइज़ माँ का दूध सर्वोत्तम आहार बोलते हैं। तो वो तो ज़रूरी है बच्चे के लिए। जब माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो उससे एक और फ़ायदा होता है कि बच्चा माँ के गोद में रहता है तो उससे हाइपोथर्मिया से भी उसका बचाव होता है। अच्छा। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग चाहते हैं कि उसे माँ का ही दूध मिले। तो नवजात शिशु को तो इसके ऊपर कुछ देना नहीं, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं उनका आहार बहुत संतुलित होना चाहिए, स्वस्थ भोजन उन्हें लेना चाहिए। उनके खाने में हर एक चीज़ होनी चाहिए, जैसे होल ग्रेन्स है, दाल है, सोयाबीन है, प्रोटीन की जो और अधिक स्रोत हैं, जैसे कि नॉनवेज फूड अगर वो लेते हैं तो वो लेना चाहिए, जिससे कि उन्हें सही कैलोरीज मिले और उनका बॉडी मतलब उन्हें हीट की कमी ना हो। या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स, इसका आजकल प्रचलन बहुत कम हो गया है, बच्चे बहुत कम खाते हैं। अगर वो ग्रीन वेजिटेबल्स लेते हैं तो उनका इम्यून सिस्टम प्रॉपर रहता है। जाड़े में इम्यून सिस्टम की कमी आती है क्योंकि ज़्यादातर लोग इंडोर रहते हैं। तो अगर ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हैं, फ्रूट्स खाना ज़रूरी है। उसके अलावा दूध लेना, दही जो एक प्रोबायोटिक का बहुत बड़ा सोर्स है, एंड प्रोबायोटिक्स आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हर एक चीज़ में है, तो उसके कारण भी बच्चे का इम्यून सिस्टम प्रॉपर रहता है। ये तो आहार हो गया। उसके अलावा उनके दिनचर्या की अगर हम बात करते हैं तो नियमित व्यायाम होना चाहिए। ये अलग बात है कि अगर बाहर का मौसम बहुत ठंडा है, उन्हें हम बाहर नहीं भेजेंगे। अगर बाहर धूप है तो डेफिनेटली धूप में भेजना चाहेंगे, क्योंकि धूप में अगर जाकर बच्चे खेलते हैं तो उन्हें विटामिन डी मिलता है, हैप्पी हार्मोन्स उनके बॉडी में सिक्रेट होते हैं, उन्हें नींद की कमी नहीं होती है। साथ में अगर तो व्यायाम को भी बच्चों के जीवन में भी शामिल करने की ज़रूरत है। मैम, अगर हम बात करें नवजात की बात हम लोग कर रहे थे अभी, तो नवजात शिशुओं में तेल की मालिश खासतौर पे एक परंपरा रही है बिहार जैसे प्रदेशों में कि सरसों तेल की मालिश माँ करती रहती थी। तो तेल की मालिश जो है वो कितनी प्रभावी होती है जाड़े के मौसम में? तेल की जो मालिश है वो एक पैसिव एक्सरसाइज है।
तो अगर हम लोग तेल की मालिश किसी भी मौसम में कर सकते हैं, लेकिन आजकल जो मेडिकल साइंस है अपना, जो साइंटिफिक एविडेंस है, वो सरसों के तेल का उपयोग खासतौर से नवजात शिशु में बिल्कुल मना करते हैं। तो बहुत सारे तेल, अगर कोई तेल उपलब्ध नहीं है, बहुत सारे मॉइस्चराइजिंग लोशंस है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और कुछ नहीं है तो सबसे अच्छा है नारियल का तेल। नारियल का तेल, उसका उपयोग बहुत अच्छा है, और बच्चे को किसी तरह की एलर्जी नहीं होती, स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, तो वो हमारे पास एक बहुत अच्छा विकल्प है। चलिए, तो नारियल का तेल जो है वो काफ़ी अच्छा विकल्प है। अगर बच्चों की मालिश करनी है तो नारियल का तेल, हर घर में लगभग नारियल का तेल मौजूद होता है, तो इससे आप मालिश कर सकते हैं, जो जाड़े में काफ़ी फ़ायदेमंद है। और ये जो पहले से चला आ रहा ये नियम है। और जैतून का तेल भी है, उसकी भी मालिश में, जैतून के तेल की बात अगर हम करें जो काफ़ी पॉपुलर इन दिनों हुआ है भाई जैतून का तेल, तो ये कितना प्रभावी होता है? बहुत सारे स्टडीज़ में देखा गया है कि जैतून के तेल को बहुत अच्छा नहीं माना गया, इसलिए आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा उसे प्रमोट नहीं करते हैं। अच्छा। और सबसे ज़्यादा प्रचलन अभी नारियल के तेल का है। सारे साइंटिफिक स्टडीज़ उसे बहुत प्रमोट करते हैं और सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम लोग पेशेंट्स को बोलते हैं कि नारियल के तेल का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। चलिए, तो नारियल का तेल आसानी से उपलब्ध भी है और इसका प्रयोग बड़ा आसान है नारियल के तेल का। डॉक्टर तनवीर, ये जानते हैं कि अभी बच्चों की बात मैम ने की कि भाई बच्चों में किस तरह से उन्हें बचाया जाए जाड़े ठंड से लगने वाली बीमारियों से। डॉक्टर तनवीर, अगर हम बुज़ुर्गों की बात करते हैं तो डायबिटीज़ जो है वो एक कॉमन बीमारी है, ख़ासतौर पे बुज़ुर्गों की। काफ़ी बड़ी तादाद में बुज़ुर्ग जो हैं वो डायबिटीज़ के शिकार होते हैं। और उच्च रक्तचाप, ये दोनों जो हाई ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं, तो बुज़ुर्गों में ख़ासतौर पे एक उम्र के बाद ये बीमारी की चपेट में बुज़ुर्ग आ जाते हैं। तो जिन्हें इस तरह की बीमारियां हैं उनको किस तरह की दिनचर्या रखने की ज़रूरत है, क्या परहेज़ करने की ज़रूरत है, कैसे वो स्वस्थ रह सकते हैं जो इन बीमारियों की चपेट में हैं, डायबिटीज़ के और हाई ब्लड प्रेशर के? देखिए, जाड़ों के वक्त में ना हाइपरटेंशन जो पेशेंट्स होते हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट जो होते हैं, उनके ब्लड प्रेशर राइज़ करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो राइज़ क्यों करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि नस का सिकुड़ जाना, जो वासो कंस्ट्रिक्शन एक टर्म होता है कि वो कराता है, उससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर राइज़ करता है, जिस कारण देखा गया है कि जाड़ों के मौसम में अधिकतर हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक एंड ब्रेन हैमरेज के केस बहुत ज़्यादा होते हैं, रिस्क बढ़ जाता है। उस कारण हम लोग देखेंगे कि मॉनिटर करेंगे। सबसे पहले ब्लड प्रेशर, अगर ओल्ड एज पेशेंट है, मोर देन 65 हैं या 60 ईयर ऑफ एज के हैं, तो उनके हम लोग ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते हैं। अगर वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो उसको हम लोग हफ्ते में या 10 दिन पे उसको मॉनिटर करते हैं। अगर ब्लड प्रेशर जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो बढ़ के 150 या 160 के आसपास चला जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग एवरी डे, हम लोग डेली या फिर अल्टरनेट डे करके हम लोग मॉनिटर करते हैं। तो क्या खुद से जो मरीज हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो क्या खुद से या उनके परिवार के जो लोग हैं वो भी इसको जांच सकते हैं? हाँ जी, बहुत आसान तरीका है कि घर में ही बीपी का एक इंस्ट्रूमेंट आता है, घर पे ही बहुत नॉमिनल रेट में भी आता है, और हर किसी को रखना चाहिए। जिनके भी घर में माता पिता हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको तो रखना ही चाहिए। इन कारणवश अगर आपके घर में नहीं है, या हमारे बहुत सारे बिहार में ऐसे भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं या गांव में हैं, तो हर जगह जगह पे स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। हमारे गवर्नमेंट की तरफ से स्वास्थ्य केंद्र APSC है, PSC है, सदर ब्लॉक है, हर लेवल पे है, तो वहाँ डॉक्टर 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं, तो वहाँ हम लोग जाके अपनी जांच करा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो वो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, अगर ऐसा होता है उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा राइज करता है, तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में या अपने नज़दीकी डॉक्टर से उनसे मिले, उनके मशवरा लें और उस अकॉर्डिंग उनको मेडिसिन इनटेक। चलिए, ये तो ब्लड प्रेशर की बात हुई, लेकिन अगर मधुमेह उन्हें है तो इसके लिए किस तरह से निगरानी रखने की ज़रूरत है बुजुर्गों को जाड़े के मौसम? नहीं, जाड़ों में देखिए एक्चुअली डायबिटीज़ का जो मेन कारण है वो क्या है कि इनएक्टिव, हम लोग बहुत कम मूवमेंट करते हैं, तो जिस कारण क्या है कि डायबिटीज़ जो है वो सूट करता है। और उसके अलावा क्या है कि हम लोगों को मीठा कम से कम खाना चाहिए, हाई कोलेस्ट्रॉल जो डाइट होता है उसको थोड़ा सा डिक्रीज़ करना चाहिए। और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे मैंने बताया कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन होना चाहिए। हमें अपने ज़रूरत के अनुसार अर्ली मॉर्निंग उठें, एक्सरसाइज करें, अपने बॉडी को एक्सरसाइज करें, योगा करें, डॉक्टर के अकॉर्डिंग एक डाइट प्लान करते हैं, डाइट चार्ट बनाएं, उसके अकॉर्डिंग अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर आपके नज़दीकी कोई डॉक्टर्स हैं तो अगर आपकी ट्रीटमेंट चल रही है तो वो बेहतर है, नहीं तो जो डायबिटिक डॉक्टर्स हैं उनसे मिलें, सलाह लें। चलिए, तो सबसे महत्वपूर्ण जो है
वो है कि आप अपनी दिनचर्या को बेहतर करें। अपनी दिनचर्या अगर आपकी बेहतर रहेगी तो कई बीमारियां ऐसे ही आपके सामने नहीं आएंगी। इसलिए दिनचर्या को बेहतर करना सबसे ज़रूरी है। और अगर ये बीमारियां की आप शिकार हैं तो नियमित इनको मॉनिटर करते रहें। जैसा कि डॉक्टर तनवीर ने भी बताया कि आप लगातार इन्हें मॉनिटर करते रहें कि बीमारियाँ बढ़े न। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं बीमारियाँ बढ़ रही हैं तो तत्काल जो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर, जैसा कि आपने बताया कि भाई जो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र वहाँ पर बुजुर्ग जाएं और वहाँ पर वो संपर्क कर सकते हैं। रोहित जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई आप जाके संपर्क कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी वैसे भी लोग हैं, कैसे भी बुजुर्ग हैं जो अकेले रहते हैं। उनकी फैमिली न्यूक्लियर फैमिली अब होती जा रही है, तो अकेले बुजुर्ग रह गए हैं, उनके जो बेटे हैं या जो भी केयर टेकर हैं वो नहीं रहते हैं यहाँ पर। वैसी स्थिति में स्वयंसेवी संस्थाएँ किस तरह से सहायता पहुँचाती हैं उन्हें? देखिए, बहुत ऐसे घर हैं जहाँ पर ये जो आपने बात कही ये बिल्कुल सही है कि उनको देखने वाला कोई नहीं होता है। तो हम लोग टाइम टू टाइम वैसे लोगों के घर में जाते हैं। कई बार हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है कि ऐसे ऐसे हम लोगों ने बुज़ुर्ग को देखा है, तो उनके पास जाते ही हम लोग जो भी उनके जो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है, जो भी उनको इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए वो हम उनको पहुँचाने की कोशिश करते हैं अपने वॉलंटियर की मदद से। कई बार इसमें हम लोग प्रशासन का भी हेल्प लेते हैं और जो ऐसे पीड़ित लोग हैं उनको हम लोग मदद पहुंचाते हैं। चलिए, तो जो स्वयंसेवी संस्था है उनकी भूमिका वहाँ भी होती है कि जो बुज़ुर्ग हैं और अकेले घर में हैं तो वो स्वयंसेवी संस्थाओं के नंबर, जो हेल्पलाइन नंबर होते हैं, उसे मिला सकते हैं और संस्था का कोई ना कोई वॉलंटियर वहाँ पहुँचेगा और उनकी मदद करेगा, उन्हें अस्पताल पहुँचाएगा। डॉक्टर मधु, अगर बच्चों की बात हम करते हैं तो बच्चों में ये देखा जाता है कि भाई जब जाड़े का मौसम आता है तो वो जंक फूड की ओर ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उनकी रुचि ज़्यादा हो जाती है कि भाई जंक फूड, आज पिज्ज़ा मंगा लो, आज बर्गर मंगा लो। तो इस तरह के बच्चे जो हमारे प्रोग्राम को देख रहे होंगे, साथ ही साथ जो माएँ देख रही होंगी, उन्हें किस तरह की सलाह देना चाहेंगी आप? बच्चों के लिए जंक फूड हमेशा बिग नो होता है। तो मौसम चाहे कोई भी हो, हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि बच्चों को, उनके पेरेंट्स को बोले कि जंक फूड से परहेज करें। कभी कभार के लिए ठीक है, लेकिन एक तो बच्चे इसमें ज़्यादा इस समय इंडोर रहते हैं। जंक फूड का अगर वो ज़्यादा उपयोग करेंगे तो उनमें मोटापा और दूसरी बीमारियां ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इससे परहेज करें। बहुत ज़रूरी हो तो कभी कभार बच्चों को जंक फूड दें, लेकिन इसे रेगुलर बेसिस पे बच्चों की जो दिनचर्या है उसमें शामिल ना करें। और पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि बच्चे जब भी इसके लिए बोलते हैं तो उनको डिस्करेज करें कि रेगुलरली जंक फूड को ना लें। तो रेगुलरली जो है वो जंक फूड ना खाएं। दिनचर्या की बात बच्चों की हो रही थी मैम, तो बच्चों की जब दिनचर्या की हम बात करते हैं तो खेल की गतिविधियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और जाड़े में बच्चे कई बार मैदान में खेलते हैं, बाहर खेलते हैं, तो ऐसे में क्या उनका बाहर खेलना, जाड़े के मौसम में मैदानों में खेलना कितना सही है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से? अगर बाहर का तापमान बहुत कम नहीं है या बाहर धूप निकली हुई है तो बच्चे आराम से कपड़े पहनकर बाहर खेल सकते हैं। लेकिन अगर तापमान बहुत कम है या कुहासों वाला मौसम है या ठंड बहुत ज़्यादा, बहुत ठंडी हवा चल रही है, तो ऐसे में बच्चों को बाहर भेजने से परहेज करें। वो कुछ इंडोर गेम्स खेल सकते हैं जिसमें कि उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर बाहर जाना बहुत ज़रूरी हो, अगर बहुत बार होता है कि बच्चे बहुत जिद करते हैं, आप बोलेंगे तो भी वो नहीं मानेंगे, तो उस समय ज़रूरी है कि उन्हें उचित वस्त्र पहनाएं। और जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें एलर्जीज़ है, आज़मा है, तो उनको ज़रूरी है कि मास्क पहनाकर भेजें, प्रॉपर ड्रेसिंग के साथ भेजें, वुलन क्लोथ्स पहना दें। और बहुत आवश्यक नहीं हो ऐसे मौसम में तो उन्हें बाहर न भेजें। चलिए, तो अगर ठंड बढ़ गई हो तो बच्चों को बाहर भेजने से परहेज करना चाहिए। खेलने के लिए उन्हें इंडोर गेम खिलाएं और अंदर ही जो बच्चे हैं वो खेलें अगर ठंड बढ़ गई हो तो। मैम, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ठंड बढ़ती है कि पानी पीने की आदत जो है वो बड़े लोगों की भी कम हो जाती है और बच्चों की तो काफ़ी कम हो जाती है। ऐसे में बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या जितने पानी वो गर्मी के मौसम में पीते हैं उतना पानी पीना ज़रूरी है, या फिर गर्म पानी जो ठंडे पानी की जगह पे वो सेवन कर सकते हैं? क्या सलाह होगी बच्चों को लेकर? देखिए, ठंड के दिनों में आपने बिल्कुल ठीक कहा विवेक जी कि बड़े लोग भी पानी पीने से परहेज करने लगते हैं, उन्हें प्यास कम लगती है, ज़रूरत कम फील होता है। लेकिन बॉडी के प्रॉपर हाइड्रेशन के लिए और बॉडी के इम्यून सिस्टम के प्रॉपर वर्किंग के लिए ज़रूरी है कि लोग पर्याप्त, बच्चे या बड़े पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें। तो पेरेंट्स का ये ड्यूटी बनता है, पेरेंट्स है जो भी केयर गिवर है वो बच्चों को समय समय पे थोड़ा थोड़ा पानी पिलाते रहें, क्योंकि बच्चे, उनका जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट
डिहाइड्रेटेड स्टेट में ना जाए और प्रॉपर हाइड्रेशन बना रहे। और अगर बच्चे थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर जो जिसे हम गुनगुना पानी कहते हैं वो अगर लेते हैं तो बहुत बार गले में अगर खराश है या गले में उनको अगर सोर थ्रोट है, ये सब परेशानी है, तो उसमें उन्हें चलिए आराम तो मिलता है। गुनगुना पानी जो है वो बच्चों के लिए काफ़ी बेहतर है। इसमें पानी की मात्रा भी शरीर में बनी रहेगी और बच्चों को ठंड भी नहीं लगेगी और वो काफ़ी जो उनका स्वास्थ्य है वो बेहतर हो सकेगा। तो इस चर्चा में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हैं बुज़ुर्गों और बच्चों से के लिए मिली हैं और आप लोगों ने अपना समय निकाला हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। तो जाड़े के मौसम में कैसे बुज़ुर्गों और बच्चों को सुरक्षित रखा जाए, उनकी देखभाल कैसे की जाए, आज के सरोकार हमने जाना। अगली बार फिर हम मौजूद होंगे सरोकार में किसी खास विषय को लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।